बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज एटॉमिक मास को देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या, मेजरली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेसिकली एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये सारे का सारा लेक्चर उर्दू में है ताकि समझने में भी आसानी रहे, खास तौर पर ये वाला लेक्चर। देखें, जब से एटम के वजूद को तस्लीम किया गया है, जो कीमियाई दान हैं, जो केमिस्ट हैं, वो इस कोशिश में थे कि कोई ऐसी सूरत हो जिससे एटम्स के मैसेज का आपस में मुवाजना किया जा सके। ज़ाहिर है जो इंडिविजुअल एटम है, जो इनफरादी एटम है, उसका जो मैस है वो मालूम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है। उसको देखने के लिए हाई मैग्नीफाइंग पावर की माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए जो इनफरादी एटम है उसका मैस को मालूम करना बहुत मुश्किल था। जो कीमियाई दान है, जो केमिस्ट हैं, वो इसी बारे में सोच रहे थे कि एटम्स के मैसेज का बेसिकली आपस में रिलेशन क्या है, क्या ताल्लुक क्या है, क्या रिश्ता क्या है आप एटम्स का आपस में, मींस कि रिलेशन क्या है। कहने का मतलब ये है कि सोडियम का एटम अगर ऑक्सीजन के एटम से भारी है तो कितना, या फिर चांदी का एटम सोने के एटम की निस्बत अगर हल्का है तो कितना हल्का है। रिलेशन से मुराद ये है, ये चीज है। दूसरे अल्फाज में ये जरूरी था कि मैस का कोई मियार मुकर्रर किया जा सके और फिर इस मियार से मुवाजना करके तमाम एटम्स के मैस निकाल लिए जाएं। जिस तरह आप दुकान पर जाते हैं और दुकान से फर्ज करें आप शुगर खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं 1 किलो, तो दुकानदार क्या करता है, उसे 1 किलो की यूनिट के साथ कंपेयर करके वो आपको शुगर दे देता है। ठीक है, इसी तरह ये जरूरी था कि मैस का कोई मियार मुकर्रर किया जाए और फिर उस मियार से मुवाजना करके, फिर उस यूनिट से मुवाजना करके बाकी तमाम एटम्स के मैस निकाल लिए जाएं। अब एटम के मैस को ग्राम में जाहिर करने का मतलब ये था कि आप बहुत ही छोटी चीज को बड़ी इकाई यानी कि बड़े यूनिट से माप रहे थे। ठीक है ना, मैयर कर रहे थे, मेजरमेंट उसकी कर रहे थे। यानी कि एटम तो एक बहुत छोटा पार्टिकल है। अब एक डॉट में भी 20 लाख के करीब एटम होते हैं और एटम के मास को ग्राम में जाहिर करने का मतलब ये था कि बहुत ही छोटी चीज को बड़ी इकाई यानी बड़े यूनिट से आप माप रहे थे। अब बहरहाल इस मुश्किल को हल करने के लिए जो केमिस्ट हैं, जो कीमियाई दान हैं, उन्होंने फैसला किया कि हाइड्रोजन का एक एटम चूंकि सबसे हल्का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है बस, इसलिए हाइड्रोजन का एक एटम है जो वो सबसे हल्का है, इसलिए इसको इकाई मान लिया जाए, इसको एक मान लिया जाए और बाकी सब एटम्स के मैसेज हाइड्रोजन एटम से मुवाजना करके निकाल लिए जाए। देखें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये एक वेट बैलेंस है, ठीक है ना। इधर एक सिलेंडर है, सिलेंडर ये, जिसमें 1 लीटर हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है और दूसरी साइड पर ये एक सिलेंडर है जिसमें 1 लीटर ऑक्सीजन गैस फिल की हुई है। आप अब तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16 है। और हाइड्रोजन का हमने कितना माना था, 1। तो यहां पर आप कितने जो सिलेंडर हैं हाइड्रोजन गैस के रखें कि वो इक्वल हो जाए इस ऑक्सीजन के, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कितने हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर रखेंगे कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर हमने 1 लीटर का फिल करके यहाँ पर रखा है उसको बैलेंस कर दे।
तो यहाँ पर बेसिकली हम 16 यानी कि गैस के जो हाइड्रोजन गैस है उसके सिलेंडर को रखेंगे, तभी जाकर 1-1 लीटर के, तभी जाकर वो इक्वल होंगे ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन को तभी बैलेंस करेंगे। इसका मतलब फिर हमें ये उस वक्त पता लगा कि हमने ऑक्सीजन जो है उसको उसके वेट को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के फिर हमें इधर 16 यानी कि सिलेंडर 1 लीटर के रखने पड़े। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, इसलिए ऑक्सीजन का मास है 16। इस तरह हमने कंपेयर कर करके मास को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मतलब फिर यही हुआ कि ऑक्सीजन का एटमी मास 16 है, यानी हाइड्रोजन से 16 गुना भारी। इसी तरह दूसरे एटम्स का मास भी हमने इसी तरह हाइड्रोजन से कंपेयर कर करके मालूम किया। देखें बाद में ना जो कीमियाई दान है, जो केमिस्ट हैं, वो हाइड्रोजन से स्विच करके कार्बन पर आ गए। मतलब ये कि हाइड्रोजन उन्होंने कहा कि एक गैस है और ये फ्लेमेबल है, इसलिए 1961 में जो कीमियाई दान है, जो केमिस्ट है, उन्होंने बाद आसानियों के मद्देनजर जो बैनुल-अक़वामी रजामंदी से एटॉमिक मास निकालने का मेयार हाइड्रोजन की बजाय कार्बन 12 मुकर्रर कर दिया। कार्बन 12 का मतलब कार्बन आंसर का वो आइसोटोप है जिसका एटमी मास 12 है। देखें जो कार्बन है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 4। लेकिन अब कार्बन 12 को ही चुना गया, यानी कि कार्बन 12 से के साथ ही दूसरे एटम्स का मास हाइड्रोजन की बजाय अब कार्बन 12 को चूज किया गया कि इसके साथ जो बाकी जो एटम्स हैं उनका मास को कंपेयर किया जाए। कार्बन 12 को ही क्यों किया गया, क्योंकि ये कार्बन 13 या कार्बन 14 को क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कार्बन 12 जो है वो उसकी जो अबंडेंस है, यूं कह ले जो ऑकरिंग है, वो 98% है नेचुरली जो ऑकरिंग है इसकी, इसलिए कार्बन 12 को चूज किया गया। अब हुआ ये कि बेसिकली दूसरे, अब कार्बन जो है ना, ये कार्बन 12, इसका जो मास है वो होता है 12। ठीक है ना, कार्बन का मास 12 है। अब हुआ क्या कि दूसरे एटम्स का जो मास है ना, वो इस कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके निकाला जाने लगा। ठीक है ना, अब जो देखना, मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई यूनिट होना चाहिए। जिस तरह आप दुकान पर जाते हैं, शुगर खरीदते हैं, शुगर का एक आप कहते हैं ना दुकानदार को जाके मुझे इतनी किलो शुगर दें, या आप कोई कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो कहते हैं मुझे इतने मीटर कपड़ा चाहिए। इसी तरह मैस को, एटम के मैस को ज़ाहिर करने के लिए AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का सहारा लिया गया। यूं कह लें कि एटम के मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए ना, जिसे AMU कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब ये इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक, अगर आपने AMU को ग्राम में जाहिर करना है तो ये होता है कि 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब कार्बन 12 के मतलब ये कि कार्बन के 12वें हिस्से से किस तरह कंपेयर किया जाने लगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से आपको बेसिकली ये सिर्फ समझाने के लिए है, असल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। ये कार्बन 12 को हमने ना 12 पार्ट्स में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि हमने कार्बन 12 के एटम को 12 पार्ट्स में, 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। असल में तो ऐसे नहीं होता, आप एटम को तकसीम नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना, तो अब आपने कार्बन का ये जो 12वां हिस्सा है ना, इसके साथ बाकी एटम्स का मास को कंपेयर करना है और मालूम करना है उनका मास। ये जे अगेन हमारे पास एक वेट बैलेंस है, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर आपने कार्बन का जो 12वां हिस्सा या 12th पार्ट ऑफ कार्बन है, जो 1 AMU है, उसको आपने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर कोई दूसरा एटम है जिसका आपने मास मालूम करना है। फर्ज करें हीलियम है, हीलियम गैस है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है।
तो यहाँ पर आप कितने कार्बन 12 के पार्ट्स रखेंगे कि वो बैलेंस कर दे हीलियम को, सारी बात है 4, ठीक है ना। तो इस तरह यानी कि हम कंपेयर कर करके जो दूसरे एटम्स का मास है फाइंड आउट करने लगे हैं। देखें ये जो चीज मैंने आपको समझाई ना सारी, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल है, सिर्फ समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए कि इस तरह हमने कार्बन 12 के यानी कि कार्बन के 12वें हिस्से के साथ मास को कंपेयर करके जो दूसरे एटम्स का मास है वो निकाला। देखें अब आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ये देखें क्लोरीन के 2 आइसोटोप है यहाँ पर, एक है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। मतलब कि एक क्लोरीन ऐसी है जिसका मास 35 होता है, तो दूसरा क्लोरीन ऐसी जिसका मास 37। अब जो क्लोरीन 35 है इसकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो 75 होती है। अब जो क्लोरीन 37 है यानी कि जिसका मास 37 है उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो 25% होती है। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करके, इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास एक एवरेज मास आ गया आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स जिन एलिमेंट्स के बेसिकली आइसोटोप्स होते हैं ना, उनका जो मास होता है वो उनके आइसोटोप्स को बेसिकली लेकर उनका एक एवरेज मास निकाला जाता है। इसी जिस तरह ये क्लोरीन का निकाला है, क्लोरीन का मास कितना आ गया 35.5 AMU। जब आप सिंगल एटम के मास को जाहिर करते हैं ना, उसके लिए आप AMU का यूनिट यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हाइड्रोजन का मास, अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात करूं तो उसका मास होगा एक यानी कि 1 AMU, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, उस वक्त मैं उसके 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 यानी कि एवोगैड्रो नंबर्स की बात करूंगा। इसलिए ग्राम एटम के मास को ग्राम में जाहिर करने के लिए ही मोल का कंसेप्ट दिया गया। जब आप सिंगल एटम के मास को जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप AMU का यूनिट यूज करते हैं। लेकिन जब आप एटम के मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो आप फर्ज करें कि मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो इसका मतलब है मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात नहीं कर रहा, अब मैं हाइड्रोजन के एवोगैड्रो नंबर्स मतलब 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंगल एटम के मास को AMU में, और जब ग्राम में जाहिर करना तो आप बेसिकली एवोगैड्रो नंबर्स को यूज करते हैं। जो मोल का कंसेप्ट है वो बेसिकली इसी एटम के मास को ग्राम में जाहिर करने के लिए ही दिया गया था। तो ये था जी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में जनरल एक इंफॉर्मेशन थी। तो बेसिकली ये सारे का सारा लेक्चर था उर्दू में, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स सा टॉपिक है, पेचीदा सा, इसलिए मैंने उर्दू में ये बेसिकली स्लाइड्स को अरेंज किया ताकि समझने में आसानी रहे। शुक्रिया।